सुप्रभात छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित प्रथम अध्याय का अध्ययन किया और आज हम करेंगे उसमें ही संकलित द्वितीय अध्याय जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। यह एक कहानी है और इसके रचयिता हैं कामतानाथ। और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आपको बताया है आज के कारीगरों की व्यथा, अर्थात किस तरह से आज के युग में जो मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ मशीनीकरण हो चुका है, तो उसके कुछ जहाँ पर फायदे हुए हैं उसके कुछ नुकसान भी हुए हैं। तो जो छोटे उद्योग हैं या कुशल कारीगर हैं उनका जो रोज़गार है वो उनसे छिन गया है। वो या तो बेरोजगार हो चुके हैं और या फिर विवश हैं किसी और व्यवसाय को या कार्य को अपनाने के लिए। तो यही जो व्यथा है यहाँ पर लेखक ने दर्शाई है एक कहानी के माध्यम से, और जिसका मेन जो करैक्टर है वो है बदलू, जो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। तो आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले एक बार लेखक के बारे में जान लेते हैं और फिर अध्ययन करेंगे अपनी कहानी का। तो लेखक देखिए, लेखक का नाम बताया अभी, कामतानाथ है। इनका जन्म हुआ 22 सितंबर 1934 में और इनकी मृत्यु हुई 7 दिसंबर 2012 को। और जो इनका स्थान है, जन्म स्थान, वो कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं कहानी। कहानी का नाम क्या है? लाख की चूड़ियाँ। लाख जो है एक तरह का पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल चूड़ियाँ बनाने में किया जाता है। तो देखिए क्या बताया गया कहानी में। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि उसको गांव में ये बदलू, अभी मैंने बताया था, इसी के ऊपर आधारित सारी कहानी है। ये चूड़ी बनाने वाला है और इसी के माध्यम से जो कारीगर हैं उनकी जो पीड़ा है उसको लेखक ने उजागर किया है। तो ये कहता है इसको सारे गांव में बदलू ही अच्छा लगता था क्योंकि वो उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। यानी जो ये बदलू है कहाँ पर था? जो लेखक है जो उसके मामा का गांव है वहाँ पर ये इससे मिला है। फिर ये कहता है जब ये इसके मामा के गांव का है तो इसको क्या कहना चाहिए? बदलू को मामा कहना चाहिए, लेकिन ये मामा नहीं कहता। क्या कहता है देखिए। तो ये कहता है मैं जो है उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यानी सभी बच्चे उसको बदलू काका बोलते थे, तो जो लेखक है वो भी उसको क्या बोलता है? बदलू काका। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है बदलू किस तरह से उसका जो जहाँ पर बैठता था पास में उसकी कौन सी चीज़ें होती थी और किस तरह से वो चूड़ियों का निर्माण करता था। ये जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, यहाँ पर ये आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। यहाँ पर इसको चूड़ियाँ बनाते हुए दिखाया गया है। आगे देखिए। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता।
गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। देखिए यहाँ पर ऊपर भी आया था मचिए पर बैठकर, और यहाँ फिर से आया है। लेखक ने कहा वो उसके लिए भी मंगवाता था मचिया। तो मचिया होता है छोटी चारपाई। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार होता है चूड़ियों का काम करने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। और पैतृक यानी उसके जो घर उसके पूर्वज थे उनसे वो चला आ रहा था, यानी उसके जो पिता दादा वो भी यही काम करते थे और वो भी बाद में जो है यही काम करने लगा। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिखाया गया ना, ये अनाज के बदले चूड़ियाँ लेते थे। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं और फिर जो है दुकान वाला कोई भी चीज़ हमें देता है। और वस्तु विनिमय में क्या होता है, आपको कोई भी वस्तु लेनी होती है तो उसके बदले में आपको कोई दूसरी वस्तु ही देनी पड़ती है। इसके बाद देखिए, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी जिस तरह से वो सभी को चूड़ियाँ देता था कोई वस्तु के बदले में, तो वो ज़्यादा जिद नहीं करता था उसके साथ, उसको आसानी से चूड़ियाँ दे देता था। लेकिन जिद कब करता था, शादी विवाह के अवसर पर वो अपनी मुँह मांगी कीमत उनसे मांगता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। ये लोहे लगना होता है, ये मुहावरा दिया गया है और इसका अर्थ होगा बड़ी मुश्किल, यानी बड़ी मुश्किल हो गई थी उसको मनाना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते 100 अलग। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें मिलती थी उसको। आगे देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ होता है चिढ़ना, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में जब सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। देखो यहाँ पर कैसे ये जो है फब्ती कस रहा है शहरी महिलाओं पर। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। यानी वो लेखक कहता है वो वहाँ जाता था, उसकी सारी जो गतिविधियाँ देखता था, कैसे कैसे वो चूड़ियाँ बनाता है, और वो उसकी करता था, यानी उसको खाने के लिए आम और मलाई देता था। लेकिन उसको जो उसकी सबसे अच्छी बात लगती थी वो क्या थी, जो वो उसको लाख की जो गोलियाँ बना कर देता था वो। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रुककर स्कूल खुलने के समय पर वापस आ जाता।
परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ है, लेखक बड़ा हो चुका है, उसके पिता की बदली हो गई तो वो काफ़ी समय बाद गांव में आया है और फिर वो जो है उसके मामा की लड़की को जब चोट लगती है तो उसको बदलू की याद आती है और फिर वो उससे मिलने जाता है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, वो कहता है, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। खाट होता है चारपाई। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा यानी देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, यानी उसने लेखक ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो कौन है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी वो याद करने की कोशिश कर रहा था। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। फिर देखिए कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। यानी जहाँ पर वो बैठकर काम किया करता था उसका सारा सामान था, भट्टी वगैरह या उसके बैठने की जगह थी, वो उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। तो वो उससे पूछता है कि आजकल क्या आप काम नहीं करते क्या? तो देखिए वो क्या कहता है, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आज सब मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली यानी मौसमी खांसी, मौसम के अनुसार जो होती है। यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा होता है पीड़ा, दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। यहाँ हाथ काट दिए का मतलब ये नहीं है कि सच में उनके हाथ ही काट दिए, ये मुहावरा है और इसका अर्थ होगा यहाँ पे कि जो मशीन युग का प्रसार हुआ है, कितने ऐसे इंसान हैं जिनके रोजगार इसने मशीन युग ने छीन लिए हैं। कुछ देर बाद शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब होता है उसकी ओर मुंह घुमाकर, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? बदलू कहता है ऐसे उसको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो उसको जब ये आता है वो मलाई वाली बात, तो वो पूछता है फिर
गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत यानी एक बार में ही खा जाता था। और ये कहता है, कौन? बदलू कहता है उसको कि तुम तो शहर वाले हो ना, शहर वाले कम खाते हैं। जब वो कहता है कि मैं तुम्हारी उम्र का था तो जितने आम वो लेकर आई है उसके 4 गुना खा जाता था, और वो भी एक ही बार में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेट हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं माने थे। उसका व्यक्तित्व कांच ही चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो इस प्रकार ये आपकी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और आपने देखा किस तरह लेखक ने बदलू के माध्यम से जो कुशल कारीगर हैं, कामगर हैं, हाथ से काम करने वाले, उनकी व्यथा को उजागर किया। किस प्रकार से मशीनी युग ने उनका रोज़गार उनसे छीन लिया है और जो है उनको मजबूर कर दिया है कोई दूसरा व्यवसाय अपनाने के लिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसको एक बार फिर से आप पढ़ लेना, समझने का प्रयास करना। और इसके बाद है इसके प्रश्न उत्तर देखिए, एक बार प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो बताइए क्या आंसर होगा। स्टार्टिंग में ही आया था ना ये, तो इसका आंसर होगा आपका, वो वहाँ पर जाता था क्योंकि वहाँ पर उसे जो बदलू है लाख की गोलियाँ बना कर देता था। और फिर इसमें पूछा है कि वो उसको मामा ने कहकर काका क्यों बुलाता था। तो इसका क्या आंसर था, क्योंकि वो जो उस गांव के सभी बच्चे थे वो उसको बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी मामा कहने की बजाय उसको क्या कहता था, काका कहता था। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो ये भी पाठ के अंदर आया था, मैंने बताया था वस्तु विनिमय क्या होता है। यानी जो वस्तुओं की खरीदारी होती है उसमें वस्तु के बदले वस्तु ली जाती है, ठीक है। यानी कोई भी वस्तु लेनी है तो उसको लेने के लिए कोई अन्य वस्तु ही देनी पड़ेगी। तो ये वस्तु विनिमय हो गया। और ये विनिमय की प्रचलित पद्धति, जो आज के टाइम पे हम प्रचलित पद्धति है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, वो क्या है? तो बताइए, कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो तो उसके बदले क्या देते हो? पैसे देते हो ना। तो आज के टाइम की प्रचलित पद्धति वही हुई। तो इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो यहाँ पर वही है, ये मुहावरा दिया गया, यही बताया गया था कि जो कारीगर हैं उनके जो रोजगार छीन लिए मशीनी युग ने, और उनकी पीड़ा की ओर ही संकेत किया यहाँ पर लेखक ने कि किस तरह से उनका रोजगार छीन गया है। और वो जो है दुखी और चिंतित भी रहने लगे हैं, बीमार होने का उनका एक ये रीज़न भी है जो उनका व्यवसाय छीना है। और किस तरह से वो जो है परेशान है, मजबूर हैं कोई दूसरा व्यवसाय अपनाने के लिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो बताइए कौन सी व्यथा थी, कौन सी पीड़ा थी? यही थी ना जो उसका रोजगार छिन गया, जो पैतृक पेशा था उसका चूड़ियाँ बनाने का, और लेखक से छिपा न रह सका ना, वो उसको पता चल गया जब वो बता रहा था जो कि आजकल तो कांच की चूड़ियाँ ही सब पहनते हैं और चारों तरफ जो है मशीन से बनी चीज़ों का प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से तो बताइए क्या बदलाव आया?
तो यही सारी चीज़ें थी ना। एक तो उसका जो पैतृक व्यवसाय है वो बंद हो गया, गरीबी में उसको जीवन बिताना पड़ रहा है, और कमज़ोर और बूढ़ा भी हो गया है, वो बीमार और चिंतित रहने लगा है। और जो मशीनी युग की वजह से जो उसकी बेरोजगारी उसके जीवन में आई है, गरीबी आई है, उसको अपनी गायें भी बेचनी पड़ी, है ना। तो यही सारे बदलाव आपको इसके अंदर लिखने हैं इसके उत्तर में। तो इस तरह से जो ये कहानी से आगे है, ये आपकी सारी कल्पना के आधार पर चीज़ें पूछी गई हैं जो आप खुद करोगे, और जो ये कहानी से के अंतर्गत आपको प्रश्न दिए गए हैं यही आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी कहानी। आज के लिए इतना ही। कुछ समझ में अगर नहीं आया तो कॉल करके आप पूछ सकते हो या मैसेज भी भेज सकते हो, ताकि इसको नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।